अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत आज सबसे पहले मौसम से ही करेंगे। अप्रैल का महीना शुरू होने वाला है, या कहें कि कल ही शुरू हो जाएगा, लेकिन लोग गर्मी से तरबतर होने के बजाय सुहावनी मौसम का मजा ले रहे हैं। वैसे एक अच्छी बात है, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मार्च के महीने में मौसम ने यू टर्न ले लिया है। देश के कई हिस्सों में बेमौसम बारिश हो रही है, जिससे चढ़ते पारे को सरेंडर करना पड़ा। दिल्ली से लेकर यूपी और झारखंड से लेकर गुजरात तक बारिश का दौर जारी है। कई इलाके रिमझिम फुहारों से भीग रहे हैं। अब तो लोग भी कह रहे हैं कि मौसम औसम है। देश के कई इलाकों में मौसम औसम हो चुका है। कहीं रिमझिम फुहारों ने लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है। मुझे तो लगता है कि मुझे बारिश बहुत अच्छी लगती है, तो मुझे तो बहुत ही रिलीफ मिलेगा। बहुत लोगों को बारिश से दिक्कत भी होती है, लेकिन गर्मी से तो बहुत बेटर है, धूप से बेटर है। कहीं बर्फबारी से मौसम मनमोहक हो गया है। देश की राजधानी दिल्ली हो या फिर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, बारिश ने लोगों को एक बार फिर से गुलाबी ठंड का एहसास करा दिया है। नोएडा से लेकर मसूरी और चंडीगढ़ तक झमाझम बारिश हो रही है, जिसकी वजह से चढ़ते पारे को सरेंडर करने पर मजबूर होना पड़ा है। केदारनाथ धाम में बर्फबारी ने नजारों को अलौकिक बना दिया है। इस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। अमूमन मार्च के आखिर तक गर्मी की शुरुआत हो जाती है, लेकिन इस बार बेमौसम बरसात ने पारे के बढ़ते कदम को रोक दिया। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई राज्यों में मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिल रहा है। देखते ही देखते काली घटाएं छा जाती हैं और तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हो जाता है। पिछले 15 साल के दौरान राजधानी दिल्ली में मार्च के महीने में तीसरी बार सबसे ज्यादा बारिश हुई है। मार्च महीने की औसत सामान्य वर्षा 17.1 मिलीमीटर है, जबकि गुरुवार रात 10:30 बजे तक ये 51.8 मिलीमीटर यानी 300% से भी ज्यादा पहुंच गई। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में बारिश और धूप की लुका छिपी हो रही है। खिला आसमान और फिर बरसात, जिससे मौसम खुशनुमा हो गया। दिन में खिली धूप के दरमियान ठंडी हवा के झोंके मौसम के बदले मिजाज की तस्दीक कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर के खुशनुमा मौसम ने कई चेहरों पर मुस्कान ला दी है। तो जो लोग इस मौसम से खुश हैं, उनके लिए आज एक और खुशखबरी है कि आने वाले दिनों में भी मौसम इसी तरह का बना रहेगा। थंडर स्टॉर्म और बारिश आज हैट्रिक मार सकती हैं। मतलब पिछले 2 दिनों से जिस तरह के मौसम में बदलाव हुए, जिस तरह से शाम होते ही बारिश शुरू होती है, हल्की हल्की आंधी आती है, उसी तरह का मौसम आज फिर से तीसरे दिन भी रहेगा। कल ये थोड़ा सा हल्का पड़ सकता है। सुबह हल्की बारिश के बाद, यानी कि शनिवार को सुबह हल्की बारिश के बाद मौसम सामान्य हो सकता है, लेकिन 3 अप्रैल से फिर से एक बार इसी तरह का स्पेल आने वाला है। मतलब एक बार फिर से इसी तरह की हल्की हल्की बारिश की फुहार देखने को मिलेगी। मौसम में बदलाव की वजह एक के बाद एक सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ और दूसरी मौसमी गतिविधियां हैं। मौसम विभाग का कहना है कि मौसम में ये बदलाव अप्रैल के दूसरे हफ्ते तक यूं ही जारी रह सकता है। देखिए, हम इसको बिन मौसम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फरवरी के महीने में बारिश हुई ही नहीं थी, बिल्कुल सूखा रहा था। मार्च के भी पहले 2 सप्ताह थे, उसमें भी बारिश नहीं हुई। तो जब इतनी लंबी ब्रेक के बाद ये सब लगातार 2-3 दिन से मौसम आप कहें तो खुशनुमा बना हुआ है, बरसात हो रही है, तो इसलिए हम थोड़ा सा इसको अनटाइमली कह रहे हैं, अनसीजनल कह रहे हैं। हालांकि मार्च के महीने में बारिश होती है, ऐसी बात नहीं है, पर जितना अभी हो रही है, पिछले 3 दिनों से इसकी एक्टिविटी काफी बढ़ गई है। और अभी यही नहीं है, अभी आने वाले दिनों में और भी हम बरसात की उम्मीद कर सकते हैं पूरे उत्तर भारत में, दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में आने वाले दिनों में और वर्षा की हम उम्मीद कर सकते हैं। सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि दूसरे शहरों और इलाकों में भी बारिश की झड़ी देखने को मिल रही है।
सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में भी बारिश की रिमझिम फुहारों ने दस्तक दी, जिससे चंडीगढ़ का मौसम और खुशगवार हो गया। वहीं महाराष्ट्र और गुजरात तक इन दिनों मौसम का रुख ऐसा ही देखने को मिल रहा है। उन स्थानों पे जहां पे इन दिनों में वर्षा नहीं होती, वहां भी रुक रुक कर वर्षा हो रही है और यही हालात गुजरात के भी हैं। गुजरात में इस बार मार्च के महीने में पिछले काफी सालों से के मुकाबले पिछले 10 साल 15 साल की बात करें तो सबसे ज्यादा बारिश मार्च में हुई है इस बार। वाराणसी में भी दिन की शुरुआत बारिश के साथ हुई। सुबह होते ही वाराणसी पर काले बादल मंडराने लगे और बारिश के साथ ही दिन का आगाज हुआ। बारिश के चलते लोगों ने गर्मी और उमस से थोड़ी राहत की सांस ली है। माना जा रहा है कि अगले 2 दिनों तक यूं ही रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 27 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ों तक इन दिनों कुदरत मौसम के अनोखे रंग दिखा रही है। उत्तराखंड के मसूरी में जबरदस्त बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मैदानी इलाकों में गर्मी से निजात पाने के लिए लगातार लोग मसूरी का रुख कर रहे हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मौसम ने करवट ली है। यहां भी झमाझम बारिश के साथ मौसम सुहावना हो गया। मौसम विभाग की माने तो पौड़ी, हरिद्वार, देहरादून और मसूरी के ऊंचाई वाले इलाकों में तेज हवा के झोंकों के साथ साथ अभी बारिश हो सकती है। ऐसे में लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। एक और मौसम के बदलते मिजाज ने लोगों के चेहरों पर खुशियां बिखेर दी हैं, तो वहीं दूसरी ओर किसानों के लिए ये मौसम का यू टर्न परेशानी भरा है। ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान पहुंच रहा है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। बदलते मौसम का प्रभाव केदारनाथ धाम पर भी दिखाई दिया। यहां गुरुवार देर रात जमकर बर्फबारी हुई। हिमपात की वजह से केदारनाथ धाम मंदिर परिसर में 1 फीट से ज्यादा बर्फ जमा हो गई है। मंदिर के कपाट खुलने में अभी फिलहाल कुछ और वक्त बाकी है, लिहाजा तीर्थ यात्रा के लिए पुख्ता इंतजाम करना प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मौसम के इस यू टर्न ने जहां एक और लोगों को गर्मी से निजात दिलाई है, सुहावने मौसम ने लोगों के चेहरे भी खिला दिए हैं। लोगों के चेहरों पर मुस्कान है। वहीं बेमौसम बरसात ने किसानों के माथे पर शिकन ला दिया है। खेतों में खड़ी फसल के खराब होने का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में किसान करे तो क्या करे, कैसे बारिश और ओलावृष्टि से अपनी फसल की हिफाजत करें, ये बता रहे हैं मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार। एकदम पककर तैयार फसल को तुरंत कटाई करके उसको सुरक्षित स्थान पर भंडारित कर लें, तथा जब यह फसल शुरू हो जाए तो उस समय कटाई ना करें, क्योंकि उस समय कटाई करते समय भी नुकसान ही होगा। तो अगर खेत में कटी हुई फसल पड़ी है तो उसको पॉलीथीन शीट से या किसी सुरक्षित चीज से ढक दें, जो कहीं सुरक्षित स्थान पे न ले जाई जा सके, जिससे कि होने वाले नुकसान को अधिकतम कम किया जा सकते। इसी तरह अगर हम तिलहन की फसलों की बात करें तो तिलहन की फसलों में जो भी सरसों हुआ या और जो तिलहन की फसलें हैं वो भी पक के तैयार हैं, तो वो लगभग हार्वेस्ट भी हो गई हैं। लेकिन जिनकी भी पक के तैयार है, हार्वेस्ट नहीं हुई है, उसके लिए हमने ये सलाह दी थी कि आप उसको कटाई कर लीजिए और कटाई करके तुरंत उसको सुरक्षित स्थान पर रखिए, क्योंकि चाहे वो पानी बरसे या ओला पड़े, दोनों से ही फलियां टूटेंगी, दाने बिखरेंगे और कृषकों का नुकसान हो जाएगा, उत्पाद में कमी आएगी। इसके अलावा अगर हम जैसे ग्रीन ग्राम हुआ, चना, मटर, ये भी परिपक्व अवस्था में है, तो इनमें भी यही नुकसान होने की संभावना है, मतलब नुकसान ही होगा। अगर जायद की फसल की बात करें तो जैसे मक्का हुआ या फिर और जायद की मूंग, उड़द, ये फसलें बोई जाने की स्टेज में है या जो बो दी गई हैं वो अंकुरण की स्टेज में है। तो अगर आप बुआई के लिए खेत तैयार कर रहे हैं तो बारिश का दौर समाप्त होने तक कम से कम बारिश के लिए वेट कर लें, अन्यथा वो मतलब सिल्टन आने से जमाव में फर्क पड़ेगा। अगर बो दी गई है तो फिर आप उसको वॉच करिए कि अगर मान लीजिए कहीं ज्यादा पानी बरसता है तो खेत में अगर पानी इकट्ठा हो जाए तो उसके जल निकास की तुरंत व्यवस्था करें, जिससे कि अधिकतम अंकुरण सुनिश्चित किया जा सके। अगर ये कुछ अगर हम बात करें, क्या कुछ लाभ भी है इस बेमौसम बारिश का? जी, अगर लाभ की बात करें तो ज्यादातर फसलों में तो नुकसान ही है, लेकिन कुछ एक फसलें जैसे अगर मक्का आपका अगर जम गया है, अंकुरण हो चुका है, तो उसमें बेमौसम बारिश
से थोड़ा लाभ होगा। दूसरी फसल जो है वो गन्ना है। गन्ना चाहे वो वासंतिक गन्ना हो या शरदकालीन गन्ना हो, बरसात से उसमें भी फायदा है कि उसको पानी मिल जाएगा, नमी मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं और अब कोरोना महामारी की बात करते हैं। ये महामारी एक बार फिर से धीरे धीरे ही सही लेकिन पूरे देश को अपनी गिरफ्त में ले रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़े इसी बात की तस्दीक करते हैं और ये बताते हैं कि बीते 24 घंटों में देश में कोरोना वायरस के 3095 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद देश में एक्टिव केसेस की संख्या 15,000 के पार पहुंच गई है। देश में लगातार बढ़ते इन कोरोना मरीजों को देखते हुए ही केंद्र सरकार की पहल पर एक बार फिर से 10 और 11 अप्रैल को देश के तमाम सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मॉक ड्रिल की जाएगी, जिसमें आपातकालीन तैयारियों को परखा जाएगा। लेकिन इमरजेंसी हालात की नौबत न आए, इसके लिए फिर से सतर्क होने की घड़ी आ गई है। दिल्ली हो या मुंबई, नोएडा हो या गुरुग्राम, लोगों के चेहरों पर मास्क फिर से लौटने लगा है। कोरोना टेस्ट के लिए अस्पतालों में भीड़ बढ़ने लगी है। ये देश के किसी एक शहर या फिर किसी एक राज्य की बात नहीं है, बल्कि अब देश के ज्यादातर हिस्सों में फिर से कोरोना के मरीज बढ़ने लगे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रोजाना जो आंकड़े जारी किए जा रहे हैं, वो इसी बात की गवाही दे रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में आज फिर से कोरोना वायरस के नए केसों में बड़ा इजाफा हुआ है और देश में एक दिन में कुल 3095 नए मामले सामने आए। इसी के साथ देश में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 15,208 हो गई है, जबकि इससे पहले गुरुवार को 3,016 कोरोना के मामले सामने आए थे। जिन राज्यों में कोरोना के मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है, उनमें महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु और तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश के साथ साथ राजधानी दिल्ली भी शामिल है। दिल्ली में ही पिछले 24 घंटे में 295 नए मामले सामने आए। यही वजह है कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार लगातार एक्शन में नजर आ रही है। स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज के बाद खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अधिकारियों और एक्सपर्ट्स के साथ बैठक कर हालात की समीक्षा की। ये सडन जंप जो है, ये थोड़ा सा पहले ही हमने इसको समझने की कोशिश की है कि ये क्यों बढ़ रहा है। तो 30 मार्च को कल की डेट में 295 केस थे। एक्टिव केसेस अभी तक के हो गए हैं 932 और टोटल टेस्ट्स जो हमने कल किए थे वो थे 2363। वैसे अभी कोई चिंता की बात नहीं है, 295 केस है, लेकिन हम समय रहते जो भी स्टेप्स उठाने की जरूरत है वो उठा रहे हैं। दिल्ली नहीं, उसके आसपास के शहरों में भी कोरोना के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है। साइबर सिटी गुरुग्राम में बीते 2 दिनों में कोरोना के 150 नए मामले सामने आए और वहां पर भी अभी कुल एक्टिव केसेस की संख्या 272 है। जबकि नोएडा में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3 नए मामले दर्ज हुए हैं और वहां अभी कुल संख्या 56 है। कोरोना के इन बढ़ते मरीजों को देखते हुए इन शहरों में टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। अस्पतालों में तैयारियां तेज कर दी गई हैं ताकि अगर जरूरत पड़े तो मरीजों को इलाज के लिए इधर उधर भटकना न पड़े। जब भी केसेस बढ़ते हैं, लेकिन निर्देश दिया रहा था और वो ये दिया रहा था कि आप जो है सैंपलिंग बढ़ाइए। तो सैंपलिंग हमारी बढ़ गई। पहले हम जो करते थे करीब 250-300 के आसपास था, जो कि पिछले 2 दिन से बढ़ के वो 800-900 की रेंज में आ गया है। और भी प्रयास करेंगे, पर इसके लिए हम जनता का सहयोग की बहुत आवश्यकता है। प्रेजेंटली 3rd फ्लोर के सारे बेड हमने इसके लिए आरक्षित किए हुए हैं, लेकिन अभी एक भी मरीज भर्ती नहीं है। इसके अलावा हमने जो है शारदा और जिम्स को भी लेटर लिखा है कि यदि कोई क्षेत्र में मरीज आता है तो उसको भी कुछ बेड आरक्षित करके और वहाँ पे ट्रीटमेंट दिया रहा है। लेकिन अच्छी बात यही है कि अभी कोई मरीज भर्ती की स्थिति में है नहीं, के लिए फिगर बढ़ रही है, कोई इससे घबराने की जरूरत नहीं है। हफ्ते 10 दिन से जो पहले केसेज हमारे 10-15 केसेज आ रहे थे, अभी 1-2 दिन से वो आपने देखा है कि 75 केसेज हमें औसतन रिपोर्ट हो रहे हैं डेली बेसिस पर। और जहां तक जो विश्लेषण करने पर पाया गया कि कुछ एक लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री भी आ रही है, इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री भी, और हमारे देश के विभिन्न स्थानों से घूमकर आने की हिस्ट्री भी मिल रही है। जैसा कि अभी सरकार द्वारा भी वही दिशा निर्देश है कि हमारी जो 5-fold स्ट्रेटजी जो पहले से थी
कि टेस्ट, ट्रैक, ट्रीटमेंट अपने और वैक्सीनेशन और साथ में जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है इसको दोबारा से फॉलो करें। इसमें हमने सभी हमारे जो सरकारी संस्थान हैं और जितने प्राइवेट संस्थान हैं, चाहे लैब्स हैं हमारी, सबके साथ मीटिंग बुलाकर हमने इनको दोबारा से अपने जितने संसाधन है वो दुरुस्त करने के लिए कहा गया है। एक्सपर्ट्स देश में कोविड के बढ़ते इन मामलों के पीछे कोरोना के नए सब वेरिएंट XBB.1.16 को जिम्मेदार मानते हैं और इस नए वेरिएंट के लक्षण पहले की तरह ही हैं। कोई भी नया लक्षण सामने नहीं आया है। हालांकि इसके बावजूद केंद्र सरकार की पहल पर पूरे देश में 10 और 11 अप्रैल को अस्पतालों में मॉक ड्रिल करने की तैयारी है, जिसके जरिए इमरजेंसी के हालात से निपटने की तैयारियों को परखा जाएगा। यानी सरकार अपने स्तर पर महामारी पर काबू पाने की हर संभव कोशिश कर रही है। ऐसे में जरूरी है कि लोग भी इस बदलते मौसम में सावधान रहें और कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करते रहें। दिल्ली से पंकज जैन, गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ, नोएडा से भूपेन चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और कोरोना महामारी से लड़ने के लिए इम्यूनिटी को किस तरीके से मजबूत किया जाए, क्या क्या चीजें हैं जो आप खा सकते हैं और क्या आपको नहीं खाना है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो एक्सपर्ट डॉक्टर मुक्ता वशिष्ठ से जानिए। कोरोना से लड़ने के लिए सबसे पहले तो अगेन बैलेंस डाइट को एम्फसाइज करूंगी मैं। बैलेंस डाइट मतलब हम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, फ्लूइड्स, हम वाटर को भी अब न्यूट्रिएंट ही मानते हैं और इन सब को एक अच्छी संतुलित मात्रा में इनको लेना है। और ये हमें कहाँ से मिलते हैं? जैसे कार्बोहाइड्रेट्स मोटा अनाज से मिलते हैं, प्रोटीन्स मोटा अनाज, ओट्स हो गए, रागी हो गया, मिलेट्स, हर तरीके के मिलेट्स हो गए, व्हीट फ्लावर हो गया, कुछ ब्राउन राइस हो गए, इससे हमें मोटा अनाज, हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स, एनिमल प्रोटीन्स भी होते हैं और वेजिटेबल प्रोटीन्स भी होते हैं। एनिमल प्रोटीन्स हमें कहाँ से मिलते हैं? पोल्ट्री, जैसे चिकन, फिश, पोल्ट्री, फिश, एग, इन चीज़ों से हमें एनिमल प्रोटीन मिलता है। जो वेजिटेबल सोर्सेज होते हैं वो नट्स, ऑयल सीड्स, पल्सेस, लेग्यूम्स, इनसे हमें वेजिटेबल प्रोटीन। फिर हम फैट्स की बात करते हैं तो हमें गुड फैट्स लेने हैं। गुड फैट्स मतलब ओमेगा 3 फैट्स। ओमेगा 3 फैट्स हमारे वेजिटेबल सोर्सेज भी होते हैं और नॉन वेज सोर्सेज भी होते हैं। जिसमें नॉन वेज सोर्सेज की बात करते हैं तो फिश, एक अच्छा कॉड लिवर ऑयल फिश से हमें नॉन वेज ओमेगा 3 फैट्स मिलते हैं। अगर वेजिटेबल सोर्सेज की बात करते हैं तो हमें उड़द की दाल है, स्पिनच है, पालक, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, मस्टर्ड है, इन सब चीज़ों से हमें वेजिटेबल प्रोटीन, हमें ओमेगा 3 फैट्स मिलते हैं। फिर आता है वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, जहाँ जो कि होता है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में। जो चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए, सबसे पहले प्रोसेस्ड फूड्स जिसमें ज़्यादा नमक है, जिसमें ज़्यादा शुगर है, जो सॉफ्ट, जो जैसे कि हमारे पास जंक फूड्स की बात करते हैं, जंक फूड्स हैं, पैक्ड फूड्स, प्रिजर्वेटिव्स में जिसमें ज़्यादा होता है, उनको हमें अवॉइड करना है। ज़्यादा एक्सेस सॉल्ट, एक्सेस शुगर, एक्सेस फैट्स हमें अवॉइड करने हैं, बस और कुछ नहीं है। और सॉफ्ट ड्रिंक्स हमें अवॉइड करने हैं। वैसे कोरोना के बाद से देश में हार्ट अटैक से मौत के मामले बढ़े हैं, जिसे लेकर सरकार बेहद गंभीर है और यही वजह है कि दिल का दौरा पड़ने से होने वाली मौत और कोविड के बीच संबंध का पता लगाने के लिए स्टडी शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के मुताबिक देश में मेडिकल रिसर्च को मान्यता देने वाली संस्था ICMR इसकी स्टडी कर रही है, जिसकी रिपोर्ट अगले 2 महीनों में आने की उम्मीद जताई जा रही है। और एक्सपर्ट्स का इस पर क्या कहना है और कैसे रख सकते हैं हम अपने लंग्स का भी ख्याल, ये भी देखिए। सर, हमारे दर्शकों को ये बताइए, क्या कोरोना वजह है हार्ट अटैक की? देखिए, हार्ट अटैक एज एन एंटिटी कोरोना से हो भी सकती है और हो नहीं सकती। कोरोना के आने के बाद एक एडेड रिस्क फैक्टर आपको हो गया है हार्ट अटैक का, पर इसका मतलब नहीं है कि यंग पेशेंट्स में बिना कोरोना के हार्ट अटैक नहीं आ सकता। आज की जो हमारी लाइफस्टाइल हम जो देख रहे हैं, इसमें ज़्यादातर जो हमारे यंग एडल्ट्स हैं वो मोबाइल पे, कंप्यूटर पे सेडेंट्री ज़्यादा रहते हैं कंपेयर टू देयर एल्डर जनरेशन जो कि बाहर घूमती थी, खेलती थी। अब वीडियो गेम्स ने खेल का रूप ले लिया है। ऐसी सिचुएशन में खाना पीना मैटर कर गया है। आज के जो नए नौजवान हैं वो बाहर का खाना पसंद करते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर और इत्यादि। ऐसी सिचुएशन में हमारे खान पान पे कोई ध्यान नहीं रहता। इसके अलावा कोरोना भी एक आज के युग में एक रिस्क फैक्टर इसलिए हो गया है क्योंकि कोरोना के आने से हमारा जो खून होता है वो कुछ हद तक गाढ़ा हो जाता है। अगर हिंदी में हम कहें तो थोड़ा सा
गाढ़ा होता है और इंग्लिश में अगर हम कहें तो उसमें क्लॉटिंग यानी खून का थक्का कुछ ज्यादा फुर्ती से बनता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे खून का जो रक्त का फ्लो है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है और हार्ट को सप्लाई एकदम से बंद होने के कारण एक मरीज को हार्ट अटैक आ सकता है। अच्छा सर, स्टडी तो चल रही है, लेकिन जैसे किसी को कोरोना होता होगा, उसके बाद उसे क्या कुछ सिम्टम्स नजर आते होंगे कि क्या उसको हार्ट अटैक आ सकता है? क्या उसको कोई परेशानी नजर आती होगी जैसे सांस फूलना, या ऐसा कुछ होता है क्या? देखिए, हार्ट अटैक आने से पहले कई मरीजों को अगर ब्लॉकेजेस होती हैं हार्ट की नसों में तो उनमें कई लक्षण आते हैं। अनफॉर्चुनेटली कई लोग उसको गैस समझ के इग्नोर करते हैं। 99 to 90% केसेस हमने ऐसे पाए हैं जहां उनको लगा ये गैस है, बट एक्चुअली वो गैस नहीं होती है। आप जब तक एक ईसीजी नहीं करवाएंगे आपको ये नहीं पता लगेगा कि आपको हार्ट अटैक है या ये एक सिंपल गैस की परेशानी है। तो अगर मरीज को चलते हुए सांस फूलने लगे जो उसको पहले नहीं होता था, ठीक है, कोई 4 मंजिल चढ़ेगा उसको पहले भी होता था अब भी होता है, बट कोई ऐसा जिसको अब 2 मंजिल चढ़ने पे भी पहले नहीं होता था अब सांस फूलने लग गया चलने से, या सीने में भारीपन आ रहा है, तो वो एक लक्षण हो सकता है। कोई भी ऐसे सिम्टम्स जहां सांस फूले या सीने में भारीपन हो, एकदम से हो या धीरे धीरे बढ़ रहा हो जो पहले ना हो, इसको काइंडली इग्नोर ना करें, डॉक्टर के पास जाएं, एक इवैल्यूएट करवाएं, ईसीजी करवाएं, तो हमें कुछ ज्ञान होगा कि हाँ ये हार्ट का इशू है या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मुंबई की माता मुंबा देवी का धाम, जिनके नाम पर रखा गया सपनों का शहर मुंबई का नाम, वही मुंबई जिस पर मां का आशीर्वाद हमेशा रहता है। अब मां मुंबा के धाम का कायाकल्प होने जा रहा है। काशी विश्वनाथ और महाकाल कॉरिडोर की ही तर्ज पर अब मुंबा देवी मंदिर को भी संवारने की योजना मुंबई की रक्षक भी मानी जाती है। ऐसे में मुंबई का मुंबा देवी मंदिर जो है बेहद ही प्राचीन है और यहाँ पे लोगों की अलग अलग मान्यता है। ऐसे में अब इस पूरे मंदिर को जो है आगे बढ़ाने का निर्णय जो है वो महाराष्ट्र सरकार करने जा रही है। किस तरीके से इस मंदिर का विकास किया जाए उसके लिए अब बैठकें होना शुरू हो गई हैं। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे इस मंदिर के विकास के लिए पूरी तरीके से जो है वो बैठकें कर रहे हैं। काशी और महाकाल मंदिर के तर्ज पर, कॉरिडोर के तर्ज पर इस मुंबा देवी मंदिर का भी विकास जल्द ही होने जा रहा है। मुंबई का मुंबा देवी एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है जहां दूर दूर से लोग मां के दर्शन के लिए आते हैं। ऐसे में भक्तों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए इस धाम को नया रूप देने की तैयारी है। मुंबा देवी कॉरिडोर में अंडरग्राउंड 4 मंजिला पार्किंग की मांग की जा रही है। धार्मिक विधि सभागृह से लेकर प्रवचन, अभिषेक, पूजा के लिए इंतजाम किए जाएंगे। पर्यटकों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए खास विश्राम गृह बनाने की भी योजना है। साथ ही परिसर में एक अस्पताल और पुराण रिसोर्ट सेंटर भी बनाया जा सकता है। जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर, विश्वेश्वर मंदिर है, अपना तिरुपति बालाजी है, उज्जैन का महाकालेश्वर, ऐसे जितने बड़े मंदिर है वहाँ की व्यवस्था कैसी है। जैसे भक्त लोगों को लंबी कतार में खड़ा रहना पड़ता है धूप में, तो दर्शन जो ये है दर्शन के लिए भाविक भक्त जो आते हैं वैसे उनकी व्यवस्था हो, यहाँ पर साफ सुथरे शौचालय हो, स्नान गृह हो, या पार्किंग की व्यवस्था हो, ये बड़ा हॉल हो, ये सब उसमें आवश्यक है। इसलिए ये पूरी तरह एकत्रित पुनर्विकास की आवश्यकता है और इसमें एक प्राधिकरण की भी आवश्यकता, मतलब अथॉरिटी की आवश्यकता है। मुंबा देवी मंदिर डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसको उसकी आवश्यकता है। उसे भी यहाँ पर अपॉइंट करने की सकारात्मक भूमिका सरकार ले लेगी। बात सदियों से दिल्ली की पहचान यमुना की, उसके सफाई और सौंदर्यीकरण का काम शुरू हो चुका है। दरअसल यमुना के घाटों को साफ करके वहां रिवर फ्रंट विकसित किया जा रहा है और उसके लिए नदी के किनारे सुंदर और छायादार वृक्ष भी लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा रिवर बेड पर सुंदर घास लगाई जा रही ताकि आप वहां आकर ठंडी हवाओं का सुकून महसूस कर सकें।
इन तस्वीरों को देखकर ये भरोसा करना बेहद मुश्किल है कि दिल्ली में यमुना नदी का घाट है। कुछ दिन पहले इस घाट के किनारे कूड़ा करकट का अंबार था। यमुना के पानी में प्रदूषण की वजह से सफेद झाग नजर आ रही थी, लेकिन आज वहां गंदगी का नामो निशान तक नहीं है। यमुना को कैसे साफ रखा जाए, उसके लिए आप देखेंगे तो विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। हर घाट की ऐसी स्थिति है, हर घाट पे सफाई कर्मी आपको नजर आ रहे होंगे और इनकी कोशिश ये है कि जितनी भी गंदगी है यमुना के अंदर, जितना भी मलबा है, कूड़ा है, उसको यहाँ से हटाया जाए। अगर आप देखेंगे तो लगातार ये लोग काम कर रहे हैं। इस बाल्टी के अंदर आप देख सकते हैं कि जो भी गंदगी है वो लगातार यहाँ से निकाली जा रही है। तो दिन भर में कितनी लोग हैं जो यहाँ पर सफाई करते हैं? 100-150 बंदे तक हैं काम करने वाले। हाँ, 100-150 हैं। ये कितने घाटों पे लगातार सफाई अभियान चल रहा है? ITO से लेकर बहुत दूर तक है यहाँ तो। ITO से लेकर फरीदाबाद। हाँ, फरीदाबाद। और दिन भर आप सफाई करते हैं? सफाई करते हैं। और गंदगी में थोड़ी कमी आई जब शुरुआती दौर में आप आए थे, तब से अब तक कितने हालात सुधरे? सही हो गया है फिलहाल तो थोड़ा बहुत, फिर भी पब्लिक काम डाल रहा है, कूड़ा वूड़ा डालते ही रहता है। हाँ, डालते। तो ये कोने के घाटों को आप साफ करते हैं या बीच बीच में भी जाकर ऐसे गंदगी जा रही है उसको भी साफ करते हैं? वहाँ रुक के सामने रुकते हैं ना, वहाँ पर फाटक लगा रखा है मैंने, नाव से सफाई करते हैं। दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली यमुना नदी में कचरा बेरोक-टोक न बहे, इसके लिए नदी में अवरोधक बनाए गए हैं ताकि नालों के जरिए नदी में आ रहे कूड़े कचरे को रोका जा सके। पहले शायद आपको ऐसी हालात नजर नहीं आ रहे होंगे, लेकिन थोड़ी बहुत यहाँ पर सफाई लगातार की जा रही है और कोशिश ये रहती है कि जो भी गंदगी है उसको निकाला जाए, उसको हटाया जाए। अलग अलग जगह आपको लोग नजर आ रहे होंगे। आगे की तरफ एक बैरिकेडिंग लाइन लगा रखी है कि जो भी गंदगी यहाँ से जा रही है उसको वहाँ पर रोका जाए और उसके बाद वहाँ से उसको हटाया जाए। बोट से भी लगातार सफाई की जा रही है। सफाई कर्मी जो हैं वो कोने में भी हैं और एक तरीके से टास्क फोर्स है जिनका काम यही है कि कैसे भी करके जो यमुना की स्थिति है उसमें सुधार करने की विशेष जरूरत है और शायद उसी के हिसाब से लगातार काम किया जा रहा है। यमुना की साफ सफाई से जुड़े पहाड़ जैसे लक्ष्य को हासिल करने में यूं तो सफाई कर्मचारी जुटे हुए हैं, लेकिन उनके प्रयासों के बावजूद कुछ लोग पूजा अनुष्ठान से जुड़ी सामग्री नदी में फेंकने के लिए पहुंच ही जाते हैं और उन्हें रोकने का जिम्मा भी सफाई कर्मचारियों का ही है, जो आस्था का सम्मान करते हुए स्वच्छता में सहयोग की अपील करते हैं और घाट से कुछ दूर बनाए गए कलेक्शन पॉइंट्स के बारे में जानकारी देते हैं। जगह जगह यहाँ पर इस प्रकार के छोटे छोटे कंपाउंड नजर आ रहे होंगे और जो भी गंदगी यहाँ से निकलती है उसको इन कंपाउंड में रखा जाता है, डाला जाता है और उसके बाद यहाँ से उनको हटाया जाता है। इसके अलावा जो गंदगी यमुना से निकल रही है या आसपास के इलाकों में है उसको भी यहाँ पर रखा जाता है, क्योंकि आप देखेंगे तो इसमें अधिकतर जितना भी सामान आपको नजर आ रहा होगा वो धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़ा हुआ है और शायद यही वजह है कि इस प्रकार के कलेक्शन पॉइंट इसलिए बनाए गए हैं कि लोग जो हैं वो गंदगी ना फैलाएं और जो भी सामान है वो इस प्रकार के कलेक्शन पॉइंट पे रखकर अपने आप को ये समझाएं कि वो भी कहीं ना कहीं यमुना की साफ सफाई अभियान से जुड़कर इस यमुना को साफ रख सकते हैं। कश्मीरी गेट के पास यमुना पर एक पुल बना हुआ है। वैसे तो ये पुल लोगों के आने जाने के लिए है, लेकिन इसका इस्तेमाल नदी में कूड़ा फेंकने के लिए ज्यादा किया जाता है। यहाँ से कूड़ा फेंकने वालों को रोकने के लिए अब टेरिटोरियल आर्मी की भी मदद ली जा रही है ताकि कोई भी शख्स यमुना तट पर गंदगी न फैला सके। यमुना नदी में कचरा फेंकने वालों पर लगाम लगाने के लिए चप्पे चप्पे पर नजर भी रखी जा रही है। घाटों की साफ सफाई का ध्यान रखने के लिए यहाँ पर गंगा टास्क फोर्स को लगाया गया है। इस समय आप देख सकते हैं कि जीटीएफ के जवान आपको नजर आ रहे होंगे। कोशिश इनकी ये होती है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर आ रहा है और अगर वो गंदगी फैलाता है तो उसको रोका जाए। जो भी वो चीजें लेकर यहाँ पर आता है उसको ये समझाया जाता है कि ये चीजें आप गंगा में ना डालें। यहाँ पर बाकायदा कलेक्शन पॉइंट लगाए गए हैं और उन कलेक्शन पॉइंट में ही आप उस सामान को डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पुल पर नजर डालेंगे तो इस पुल पर भी 2 जवानों को तैनात किया गया है। बाकायदा उनको समझाया गया है कि जो व्यक्ति भी कहीं ना कहीं सामान ऊपर पुल से नीचे फेंकता हुआ नजर आए उसको तुरंत पकड़ा जाए और उसको समझाया जाए कि वो ये गलत कर रहा है। ये एक तरीके से अगर आप कह सकते हैं तो अवेयरनेस प्रोग्राम है जिसकी सोच ये है कि लोगों को जागरूक किया जाए, उनको समझाया जाए, उनको ये बताया जाए कि आखिर यमुना में गंदगी करना कितना गलत है। यमुना के घाटों की सफाई के अलावा उसके सौंदर्यीकरण पर भी ध्यान दिया जा रहा है। वहां ऐसी व्यवस्था तैयार की जा रही है कि यमुना किनारे जाने से हिचकिचाने वाले लोग अब वहां सैर सपाटे के लिए जाएं।
इसके लिए कश्मीरी गेट के पास कुदसिया घाट पर पुरानी दिल्ली की पहचान लाल पत्थर के जरिए पक्का रास्ता बनाया जा रहा है। साथ ही बिजली के खंभों का निर्माण भी यहाँ किया जाएगा। दिल्ली में यमुना के घाटों की स्थिति हर कोई जानता है। जब भी वहां पर परिस्थिति आप देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आखिर घाटों के हालात कैसे हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं तस्वीर बदलती नजर आ रही है। इस समय मैं कुदेसिया घाट पर हूं और इस घाट को किस तरीके से बदलाव के साथ नवीनीकरण किया जा रहा है उसकी तस्वीरें आप देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि शायद ये स्थिति दिल्ली में फिलहाल पहले आपने नहीं देखी होगी। घाटों पर लगातार पिलर्स लगाए जा रहे हैं, लाइटिंग की व्यवस्था की जा रही है। विश्राम के लिए यहाँ पर जो है वो बाकायदा बैठने की व्यवस्था है और इसके अलावा पूजा अर्चना करने के लिए भी एक स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। तो जब भी आप इन घाटों पर आएंगे तो पहले जैसे हालातों की तस्वीर आपको कभी देखने को और सोचने को नहीं मिलेगी। यमुना नदी को साफ करने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पिछले महीने यमुना के बाढ़ क्षेत्र से सफाई की मेगा ड्राइव की शुरुआत की थी। इस अभियान के पहले चरण में कश्मीरी गेट के पास कुदसिया घाट से आईटीयू तक साफ सफाई का लक्ष्य रखा गया। महज 1 महीने के भीतर यमुना के घाटों की तस्वीर बदली नजर आ रही है। दिल्ली सरकार की तरफ से भी यमुना नदी और यमुना तटों के कायाकल्प की कोशिशों से उम्मीद बंधने लगी है कि आने वाले वक्त में कम से कम दिल्ली में यमुना रिवर फ्रंट जगमगा उठेगा। वरुण सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।